हेलो एवरीवन, MNC एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे इन आवर प्रोग्राम ऑफ जनरल साइंस वी आर गोइंग टू सी 20 वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। आज के इस सेशन में हम सामान्य विज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आइए बिना अपने समय को गवाए लेट अस बिगिन द सेशन फॉर टुडे। आज का पहला क्वेश्चन है, एक पदार्थ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों की गति में परिवर्तन होने के कारण किरणों के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ड्यू टू चेंज इन स्पीड एज द रेज पास थ्रू अ सब्सटेंस कॉल्ड? क्या कहते हैं जब एक पदार्थ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में जो उसका डायरेक्शन है थोड़ा सा मुड़ जाता है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो हमें बताना है। हमारा ऑप्शंस है परावर्तन रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, प्रसार डिफ्यूज़न, विवर्तन डिफ्रैक्शन। तो हम सबों को पता है कि रिफ्लेक्शन के लिए तो बहुत ही स्मूथ सरफेस चाहिए और वो जो है उसमें डेविएशन नहीं होता, वो पूरी तरह से वापस ही आ जाती हैं जो किरणें होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो इस प्रक्रिया को जिसमें कि सिर्फ किरणों की गति में परिवर्तन होने के कारण किरणों के मुड़ने की प्रक्रिया होती है, वो अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है बी, अपवर्तन रिफ्रैक्शन। बी, अपवर्तन रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक पदार्थ में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने पर उस पदार्थ के डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसा क्या है जो कि पदार्थ के उस जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जब भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है उस पदार्थ में। तो The dash of a substance does not change when a physical or chemical change occur to the substance. तो उसमें does not change, क्या ऐसा है जो कि चेंज नहीं होता है पदार्थ में, जबकि उसमें फिजिकल मतलब फिजिकल चेंजेस क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, आकार चेंज हो गया, या केमिकल चेंज मतलब वो जो है कोई और चीज़ से कोई और चीज़ बना दी गई, तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है, हमें ये बताना है। हमारे लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान मास, पदार्थ की अवस्था स्टेट ऑफ मैटर, रंग कलर। तो हम सबों को पता है कि डेंसिटी चेंज हो जाता है क्योंकि जैसे अगर हम किसी ठोस को हीट करते हैं तो वो जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी कि घनत्व उसका चेंज हो गया। द्रव्यमान सेम रहता है। ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास उसका सेम रहता है। और इस जो रूल है जिसके तहत ये ऐसा होता है, उस रूल को हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में हम चेंज कर सकते हैं पर उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पत्ती का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लीफ? मतलब पेड़ पौधों में पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों के क्या कार्य हैं वो हमें बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पोषक तत्व पहुंचाना ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, सूखने से रोकना प्रिवेंटिंग डेसिकेशन, मतलब अगर वो पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं तो उससे रोकना
पत्तियों का कार्य है, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो पत्ती का जो मुख्य कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण है। उसका ये कार्य नहीं है कि पेड़ पौधों को सूखने से रोकना। एक्चुअली सूखने से तो वो रुक जाएगा अगर उसमें प्रॉपरली सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह बन रहे होंगे, तो वो प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस ही पत्तियों का कार्य है, मुख्य कार्य है। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है पत्तियां अपने जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, उसके प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण करती हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके उसको ऑक्सीजन में बदलती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वहाँ पर जो वाटर यूज़ हो रहा होता है उससे ऑक्सीजन बनता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आपके पास जो है जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से उसके जो ऑक्सीजन हैं वो कहाँ से आते हैं। तो वाटर में H2O होता है, H2O से जो O है वो निकलता है, वही ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ये वाटर से ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो मेन पत्तियों का जो कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण ही होगा हमारे लिए। इसलिए क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो है ए, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज क्यों प्रदान किया जाता है? वाई डू वी प्रोवाइड अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज क्यों प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट प्रवाह को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बी है उपकरणों में बिजली की खपत को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन ऑफ अप्लायंसेस। सी है भारी करंट के विरुद्ध इंस्टॉलेशन को सुरक्षित करने के लिए, टू सेफगार्ड द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट। डी है स्टैटिक चार्ज के संचय को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द अक्यूमुलेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, फ्यूज एक्चुअली सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी भारी करंट आना शुरू हो जाता है, तो भारी करंट के विरुद्ध इंस्टॉलेशन को सुरक्षित करने के लिए, मतलब टू सेफगार्ड द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ का जो है सी, भारी करंट के विरुद्ध इंस्टॉलेशन को सुरक्षित करने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, टू सेफगार्ड द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट। जैसे हमारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उसको बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। जैसे ही हैवी करंट सर्किट के थ्रू पास करने लग जाती हैं तो जो फ्यूज वायर है वो पिघल जाती है और फिर करंट आना बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वो बच जाते हैं उस हैवी करंट के प्रभाव से। मतलब हैवी करंट अगर आ जाएंगे तो वो उसको डैमेज कर सकते हैं, कर देते हैं, तो उस डैमेज से बचाव हो जाता है। ठीक है, इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, भारी करंट के विरुद्ध इंस्टॉलेशन को सुरक्षित करने के लिए, टू सेफगार्ड द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध को डैश एसआई यूनिट में मापा जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेजर्ड इन एसआई यूनिट, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंतर्गत विद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किस एसआई यूनिट में मेजर किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओम, ये सिंबल ओम का है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का होता है, रेजिस्टेंस का होता है ओम पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो नहीं होता है। ओम पर मीटर भी नहीं होता है, ओम मीटर स्क्वायर भी नहीं होता है,
ओम मीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो यूनिट है वो ओम मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 5 एम्पियर की विद्युत धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो स्थानांतरित बिजली की मात्रा ज्ञात कीजिए। इफ a current of 5 ampere flows for 1 minute, find the quantity of electricity transferred। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना ट्रांसफर होगा अगर हमें ये पता करना है, तो यहाँ पर 5 एम्पियर है और मिनट है तो सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 60। ठीक है, मतलब इतने कूलम्स जो हैं वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 300 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 300 कूलम। राइट, 5 एम्पियर की विद्युत धारा 1 मिनट के लिए है ना, यहां पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए और उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 1 वाट डैश के बराबर होता है। 1 वाट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 वोल्ट पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 एम्पियर पर मीटर। तो यहां पर 1 वाट जो है वो 1 जूल सेकेंड के बराबर होता है। 1 जूल पर सेकेंड जो होता है वो 1 वाट के बराबर होता है, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 वाट का ये मात्रक है पावर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यहां पर नहीं किया जा सकता है पूछ रहे हैं कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एटॉमिक फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें ये इनमें से कौन ऐसा है जिसको कि यूज नहीं कर सकते हैं टू गेट द एनर्जी। यूरेनियम, हमें पता है कि यूरेनियम तो होता ही है, थोरियम भी होता है। थोरियम में जो है प्रोडक्शन में केरला स्टेट जो है बहुत आगे है। प्लूटोनियम ये भी यूज होता है। टाइटेनियम इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एटॉमिक फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब टाइटेनियम को हम यूज नहीं कर सकते एटॉमिक फ्यूल के रूप में इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। राइट, सो हमारा 8th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 9, ताप विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शंस हैं कोयला, पानी, हवा, यूरेनियम, कोल, वाटर, एयर, यूरेनियम। तो हम सबों को पता है थर्मल पावर में कोल यूज होता है, कोयला यूज होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग यूनिट्स होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग यूनिट्स होते हैं, इसीलिए थर्मल पावर के जगह पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर प्लांट्स या एयर टरबाइंस लगाने की बात चलती है और उसका जो है मतलब वकालत की जाती है इस बात की कि थर्मल पावर क्यों, जब हम सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं और एयर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ताप विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो कोयला होता है, इसलिए 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टूटी हुई रेलवे लाइन को ठीक करने के लिए किस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है।
विच वेल्डिंग इज यूज्ड टू फिक्स ब्रोकन रेलवे लाइन्स। यहाँ पर अलग अलग वेल्डिंग के नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपको ऐसा वेल्डिंग आइडेंटिफाई करना है जो रेलवे लाइंस के करेक्ट को भरने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन है कार्बन आर्क वेल्डिंग, बी है ठोस अवस्था वेल्डिंग, सी है प्रतिरोध वेल्डिंग, डी है थर्मिट वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग का यूज करके जो क्रैक्स आ जाते हैं रेलवे लाइंस में उनको भरा जाता है, उनको ठीक किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ल्यूमेन डैश की इकाई है। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बारी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ठीक है। ल्यूमेन किसकी इकाई है ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है ल्यूमिनस फ्लक्स, बी है ल्यूमिनेंस का, ल्यूमिनेंस, सी है संदीप्ति मतलब यूमिनसीन्स, और डी है उद्दीप्ति मतलब इनकैंडेंसेंस का, इनकैंडेंसेंस। तो इनमें से बताना है कि कौन सा है ल्यूमिनस फ्लक्स का है, ल्यूमिनस फ्लक्स का है, ल्यूमिनेंस का है, ल्यूमिनिसेंस का है या इनकैंडेसेंस का है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। प्रोटीन जो नाखूनों में होता है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन फिंगर नेल इज। फिंगर नेल मतलब उंगलियों के नाखून जो होते हैं हमारे, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं मायोसिन, केराटिन, एक्शन, ग्लोबिन। नाखून में कौन सा है, नाखून में फिंगर नेल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो केराटिन नामक प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। ठीक है। ये उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है। एनर्जी इन द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम इज। अब डैम में जो पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है ये हमें बताना है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, प्रायोगिक ऊर्जा प्रैक्टिकल एनर्जी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है बांध में संग्रहित पानी। अब देखिए गतिज ऊर्जा तो किसी वस्तु में अगर गति है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा जो उनके पोजीशन की वजह से होता है, पोटेंशियल की वजह से होता है, इसीलिए इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हम किसी वस्तु को किसी 1 kg या कोई भी ईंट को भी अगर हम ज़मीन से ऊपर को उठा रहे हैं तो उसमें जो है अगर हम उसको स्टेबल रख रहे हैं अपने हाथ में तो उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि उसको अगर हम छोड़ दें तो वो ज़मीन पर जाकर कुछ ना कुछ काम कर देगा। तो इसका मतलब यह है कि उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई है। तो बांध में जो संग्रहित पानी है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे धूप विटामिन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे धूप विटामिन कहते हैं, हम सबों को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। किसी को भी ये ढूंढने में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि
हम इसके बारे में बातचीत करते रहते हैं कि विटामिन डी जो है धूप में होता है, तो धूप विटामिन भी कहते हैं, हम उसको सनसाइन विटामिन कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का डी मतलब विटामिन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पेनिसिलिन का आविष्कारक मतलब आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ड्रेसर, एडवर्ड जेनर। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु प्रदूषण का कारण, वायु प्रदूषण का कारण होने वाला कारों के द्वारा उत्सर्जित प्रमुख गैस होता है। हमें यह बताना है कि कौन सा गैस है जो कि प्रदूषण का मुख्य कारक है और कारों द्वारा उत्सर्जित होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन इज। अब इनमें से हमें ऑप्शंस में से चूज करना है कि मेजर हार्मफुल गैस कौन सा है जो कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स द्वारा उत्सर्जित होता है, कारों द्वारा उत्सर्जित प्रमुख गैस है और वो प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। तो इसमें जो मुख्य अगर पूछ रहे हैं तो इसमें मुख्य है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा गैस उत्सर्जित होता है, ये इनकम्प्लीट कंबशन के कारण होता है और गाड़ियों में ये आम बात है, इनकम्प्लीट कंबशन होता ही है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है जो कि एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, मेजर हार्मफुल गैस है। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप कहते हैं, हाइपरटेंशन इज टर्म यूज्ड फॉर हृदय गति में बढ़ाव, इंक्रीज इन हार्ट रेट, हृदय गति में कमी, डिक्रीज इन हार्ट रेट, रक्तचाप में कमी, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में बढ़ाव, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो आपको ये बताना है कि किस सिचुएशन को हाइपरटेंशन का के नाम से हम जानते हैं, उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर जब हो जाता है, रक्तचाप में बढ़ाव उच्च है ऐसे भी, तो ये रक्तचाप में बढ़ाव इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो 17 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वर्ष इकाई है, अ लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है ये बताना है। टाइम समय, डिस्टेंस दूरी, वेलोसिटी वेग, एनर्जी ऊर्जा। हम सबों को पता है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बारी आ चुके हैं। आरआरबी में ले लीजिए आप, एसएससी सीजीएल में ले लीजिए आप, या डिफरेंट स्टेट एसएससी सीजीएल या एसएससी के जिसमें भी आपको जीके जीएस जो जनरल साइंस से क्वेश्चन जिसमें भी पूछे जाते हैं, उन सभी में प्रकाश वर्ष जो है कभी ना कभी आने वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो सबों को पता होता है कि प्रकाश वर्ष बेसिकली डिस्टेंस मतलब दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। एक्चुअली प्रकाश वर्ष नाम जो है थोड़ा समय से मिलता जुलता है, इसलिए ये कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि एक पूरे वर्ष में मतलब 365 डेज में, एक पूरे वर्ष में जो प्रकाश है अपने जो गति है वो उस गति से चलते हुए जितना डिस्टेंस एक साल में कवर करता है उस डिस्टेंस को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, टीकाकरण के द्वारा कौन सा रोग विश्व से दूर करा दिया गया है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच डिजीज हैज़ बिन एलिमिनेटेड, मतलब पूरी तरह से खत्म समाप्त कर दिया गया है फ्रॉम द वर्ल्ड बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से इस रोग को पूरी तरह से पूरे विश्व से मिटा दिया गया है। टाइफाइड नहीं, ये तो आए दिन हम सुनने में आता है कि उसको टाइफाइड हो गया, उसको ये हो गया। मलेरिया, ये भी बहुत ही आम बीमारी है। चेचक, स्मॉल पॉक्स जो है ये ख़त्म कर दिया गया है वैक्सीनेशन से, अब स्मॉल पॉक्स किसी को नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है विच डिजीज हैज़ बिन एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन से स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया है। टीबी तो खैर अभी भी होता है लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। नींबू में पाए जाने वाला एसिड है, एसिड फाउंड इन लेमन इज, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हम सबों को पता है कि नींबू में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एसिड फाउंड इन लेमन इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, इस तरह से आज हमने 20 बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हमने। 20 बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, जो कि आपको किसी भी साइंस जिसमें सिलेबस है, जनरल साइंस जिसमें पूछते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें अगर साइंस सिलेबस में है तो उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया या स्टेट के एसएससीज हो गए, उनमें ये क्वेश्चंस यदा कदा या कहिए कि बहुत बारी, मतलब ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं, ये पता नहीं कितने बारी आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये कभी न कभी एसएससी सीजीएल में भी आए हैं, स्टेट एसएससी में तो कितनी बारी आए हुए हैं, आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी में इसमें जो है एनटीपीसी में बहुत बारी, ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उनके फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं, ये रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसके थर्ड सेट, मतलब साइंस के थर्ड सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ and be very well prepared for the examinations. Thanks a lot.